प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती हैं कहानियां, भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्मस्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। ये शहर भी काफी बदल गया है ना? हाँ साहब, लगता है आप काफी दिनों के बाद इस शहर में आए। बदलाव की हवा यहाँ भी काफी तेजी से चल रही है। पता नहीं कैसी होगी मुराद मंजिल। ये लो साहब, आपकी आ गई मुराद मंजिल। मुराद मंजिल सन 1916 में बनी ये हवेली हमेशा मुझे किसी विशाल जहाज की तरह लगती है। इस हवेली के बड़े बेटे जफर साहब, दूसरे असदुल्ला साहब और सबसे छोटे रफत भाई, कैसे होंगे ये सब लोग? देखते देखते 20 साल गुजर गए। कितना खुशहाल था मेरा यहाँ बीता हुआ बचपन। कौन? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दिल्ली से रफत मियाँ से मिलना था। रफत मियाँ उस तरफ है। जी शुक्रिया। आप? जी रफतुल्ला खां साहब। जी 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 साहब। कौन है अब्दुल मियाँ? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई तुम? जी मैं इमरोज दिल्ली से। अरे अरे अरे, इमरोज मियाँ तुम हो? माशाल्लाह, क्या कद निकला है तुम्हारा। आओ आओ बेटा आओ। भाई सामान कहाँ है तुम्हारा? जी बाहर ही है। हाँ हाँ अब्दुल, इनका सामान लेके आओ। आओ आओ मियाँ। सालों बाद तुम्हें देखकर वाकई बड़ी खुशी हुई। जीटी से आए होंगे? जी हाँ। तुम्हारे वालिद का खत भी मुझे मिल गया था। अच्छा इमरोज मियाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का इंतजाम करके आता हूँ। जी। डॉकयार्ड में खड़ी किसी पुराने जहाज के मानिंद दिख रही है मुराद मंजिल। हाँ, आप बताओ इमरोज मियाँ, भाई यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। भाई अगर तुमने पहले बता दिया होता तो हम स्टेशन पर गाड़ी भेज देते। वैसे मुराद मंजिल तो तुम्हारी देखी हुई है ना? जी हाँ, लेकिन उस वक्त मैं काफी छोटा था और अब देख रहा हूँ तो काफी बदल गई है मुराद मंजिल। हाँ, बहुत पुरानी बात है। अब तुम्हारे अब्बा दिल्ली चले गए थे, उस वक्त तुम बामुश्किल 8-10 साल के रहे होंगे, नहीं? जी। ये लो चाय आ गई। आओ बेगम आओ। जी। भाई इमरोज मियाँ, ये आपकी भाभी हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठिए, चाय पीजिए, तब तक मैं आपका कमरा सफाई करवा देती हूँ। जी शुक्रिया। अब्दुल। भाई तुम तो तालीम के लिए बिलाद गए थे ना? जी हाँ, लंदन गया था इंजीनियरिंग के लिए। हाँ हाँ, काफी दिन रहे होंगे वहाँ। तकरीबन 2 साल। अभी पिछले महीने ही तो लौटा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो तालीम और काबिलियत ही काम आती है। यहाँ HIL में नौकरी लगी है ना? जी। हाँ,
अच्छा इमरोज मियाँ, तुम थोड़ी देर यहीं आराम फरमाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे कमरे की सफाई हुई है या नहीं। जी दुरुस्त। मैं अभी आया। सब कुछ कितना उदास सा लग रहा है मुराद मंजिल में। जहां तक मुझे याद है पहले तो ऐसा नहीं था। अजीब सी मायूसी छाई है। हुजूर, रफत मियां ने याद किया है आपको। क्या बात कही है आपने। भाई मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। आओ आओ। जफर भाई, यही है इमरोज मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ। माशाल्लाह खूबसूरत हैं, सजीले नौजवान हैं। आपको तो नेवी में होना चाहिए। कहो सरफराज तो अच्छी तरह है ना? जी, आप सब लोगों को बहुत याद करते हैं। दुआ भेजिए आप लोगों के लिए, शायद आएंगे यहाँ पे। अब कब आएंगे भाई? वैसे उन्हें यहाँ आना चाहिए, बहुत वक्त हो गया उन्हें ये शहर छोड़े हुए। सरफराज मियाँ हमारे अब्बू मरहूम के यहाँ मुलाजमा ज़रूर करते थे, मगर वो हमेशा उन्हें अपने बेटी की तरह समझते थे। जी, अब्बू भी आप सब लोगों को और इस हवेली को बहुत याद करते हैं। भाई अब तो इस हवेली की आबो हवा ही बदल गई। असदुल्ला भाई अब रहे नहीं और उन्हें नशे की लत पड़ गई थी। अल्लाह माफ़ करे, इसी हालत में उनकी मौत भी हो गई। जीते जी तो उन्होंने अपनी सारी दौलत उड़ा दी। यही नहीं बल्कि भारी कर्जा भी छोड़ गए। अब बेचारी अरमाना है, वो अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ रह रही है। पिछले हिस्से में काफ़ी हिस्सा किराए पे गया हुआ है, उसी से किसी तरह चल रहा है सब कुछ। इमरोज मियाँ, ये हमारी भाभी जान है। जीते रहो बेटा। और ये इनकी छोटी बिटियां हैं फरियाल, और इनकी बड़ी बिटिया गजाला कहीं काम से बाहर गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े हो गए हो। अरे जब मैं तुमको पहले देखी थी तुम बहुत छोटे थे और बहुत शरीर भी। तुम और गजाला मिलके क्या आफत कर दिया करते थे। जहन में बहुत धुंधली सी याद है। गजाला शायद गोल मटोल सी लड़की। वो गोल मटोल अब बहुत बड़ी हो गई है और नौकरी भी करती है। अच्छा, गजाला। आप हम पर पानी क्यों फेंक रही है? पानी फेंकने में मजा आता है। तो हम भी आप पर पानी फेंके? अगर आप हम पर पानी फेंकोगे, हम अपनी अम्मी से आपकी शिकायत करेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। हमें पानी का खेल बंद करके वहाँ जाए। आओ इमरोज, बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए इमली लाया हूँ। लो तुम भी खाओ। लो तुम भी खाओ। कहाँ खो गए हो बेटा? जी, मैं जरा पुरानी यादों में खो गया था। आज बहुत लेट हो गया, गजाला अभी तक आई नहीं। कहाँ रुक गई होगी? आ गई बेटी? सुन, आज ना इमरोज आया हुआ है दिल्ली से। इमरोज? अरे वही इमरोज, बचपन में जिसके साथ तू खेला करती थी। अच्छा, वो इमरोज। बिलायत से पढ़ाई पूरी करके आया है और यहाँ उसकी एक नौकरी लगी है। और सुन, मैं तो उसको बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। तो अब तो पहचान गई ना? अरे रफत मियाँ खुद उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और मुमताज बेगम दोपहर को खुद उसका कमरा सफाई करवा रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं करवाएंगी वो उसका कमरा साफ। रिजवी से तो मन भर गया ना। अच्छा है, घर बैठे ही नया यार मिल गया। आज तेरे दफ्तर से एहसान आए थे। क्या कह रहा था वो? मैं क्या कहती बेटी उसको, तुम तो दफ्तर जाने को बोल के जाती हो। तो क्या इश्तिहार छपवाओ, कहाँ जाती हो और क्या करती हो? अरे धीरे बोल, सामने के कमरे में इमरोज ठहरा हुआ है, कहीं सुन ना ले। ठीक है, ये लो 100 रुपए। और संभल कर कच करना।
सलाम वालेकुम। तस्लीम, मैं गजाला हूँ। बैठो ना। हाँ बैठो ना। हाँ। कल रात ही अम्मी से पता चला तुम आए हो। हाँ कल ही आया। मुझे भी पता चला कि तुम कहीं बाहर गई हुई थी। हाँ वो तो तुम आज से ज्वाइन कर रहे हो है ना? हाँ आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। दिल्ली में सब ठीक है ना? सब अल्लाह का फजल है। अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। अच्छा। तुम ठीक हो? हम बहुत छोटे थे ना जब इस हवेली में खेला करते थे। मैं तुम्हें इमली ला कर देता था, याद है तुम्हें? बच्चों को एक दूसरे के पास रहने की सुविधा होती है। मैं समझा नहीं। मैं चलती हूँ। फिर मिलना होगा। इमरोज मियाँ, एक ज़माना था जब यहाँ दस्तरखान सजा करते थे, दावतें हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की कौम मुराद मंजिल की ख़ास मेहमान हुआ करती थी, और जब तक 10-12 मेहमान नहीं होते थे ना, तब तक हमारे दादा हुजूर का खाना हजम ही नहीं होता था। भाई उन दिनों का आलम तो तसव्वुरात में रह गया है। खाना नहीं अच्छा बना क्या? नहीं भाभी जान, खाना बहुत अच्छा है। इमरोज मियाँ, तुमने बाहर वो बड़ा शीशा लगा हुआ देखा है? जी देखा है। उस शीशे की भी एक अजब कहानी है। हमारे दादा हुजूर बहुत ही रंगीन किस्म के इंसान थे। उस शीशे को उन्होंने अपने जमाने में ऐसी जगह लगाया हुआ था जहां से आप अंदर से तो सारा बाहर का देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर का कुछ नहीं देख सकता था। भाई इस मामले में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। आओ वलीमा भी आओ। भाई तुमने इन्हें तो नहीं पहचाना होगा। भाई ये इमरोज हैं, गोद में खिलाया तुमने इन्हें? बिल्कुल खिलाया है, बिल्कुल खिलाया है। माफ कीजिएगा बुआ, मैंने उस दिन आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, मैं भी तो कहाँ पहचान पाई हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अरे कसम से कहती हूँ, जब से जफर ने कहा है ना, मैं तो बेइंतहा खुश हो गई हूँ। जी शुक्रिया। अरे बेटा, अब इन बूढ़ी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है रे। ले बेटा, खीर खा, तेरे लिए बनाई है। भाई इमरोज मियाँ, अगले इतवार का खाना भी तुम्हें हमारे साथ ही खाना होगा, और तुम्हारी भाभी जान अपने हाथों से खास तुम्हें बनाकर खिलाएंगी, और उस दिन हम तुम्हें अपनी शादी की कुछ फिल्म दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, तुमने पेट भर के खाया भी नहीं और चल दिए? जी नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा कसम मियां, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सिर्फ इमरोज की वजह से चुप हूं मैं। अब मैं तुमसे क्या कहूं बेगम, तुम्हें जो कहना है ना वो तुम कह लो। बड़े मर्द बने फिरते हो, जायदाद तक तो संभाल कर रखी नहीं गई तुमसे। दुनिया थूकती है तुम पर। ये तो मैं ही थी जो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, वरना मियां सड़कों पर ठोकर खाते फिरते। अब मेरी मानो ना तो तुम्हारे शान के सामान जो गाड़ी गराज में खड़ी है उसे बेच दो, कुछ तो पैसे आएंगे। ए बाबा, कौन खरीदेगा उस सफेद हाथी को? मुझे पता था तुमसे इतना भी नहीं होगा। अच्छा खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
मैं कोशिश करता हूँ कोई इसका खरीदार मिलता है तो। शुमार हो गया यहाँ पर। क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? इन लोगों ने धोखे से सब कुछ इनके नाम कर दिया और हमें छोड़ दिया सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए। मैं जो थोड़ा सा काम करती हूँ उससे 2 पैसे हाथ में आते हैं। नहीं, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अब्बू के जाने के बाद जिंदगी की ये लड़ाई हमें खुद अकेले ही लड़नी है। उस रोज टैक्सी में मैंने तुम्हें हाँ, वो मुझे ऑफिस में कुछ काम था। इमरोज मियाँ, वैसे तो हमारी शादी की सैकड़ों फोटोग्राफ थे, लेकिन हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार अपने अपने फोटो लेकर के भाग गए। अब तो हमारे हाथ में बस ये चंद फोटोग्राफ बचे हैं, वही आपको दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, ये हैं हमारे भाईजान असद भाई। ये लो पान। जी शुक्रिया। अरे बेगम, आप वहाँ कहाँ बैठी हैं? यहाँ हमारे पास आके बैठिए, आप नहीं देखेंगे ये सब? जी शुक्रिया, मुझे यहाँ से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। ये देखिए, देख रहे हैं कौन है ये है जफर भाई। कितने जवान जहान लग रहे हैं? और उनके पीछे खड़े हैं हमारे अब्बा हुजूर। यार रुबाब था इनका। और ये हैं रामपुर के नवाब, बड़ा दबदबा था उस जमाने में इनका। और ये जो अंग्रेज देख रहे हैं आप, ये है सर रॉबर्ट। अब हुजूर आप दिल थाम के बैठिए, ये देखिए, ये हैं हमारी बेगम। अरे भाभी जान तो आज भी उतनी ही खूबसूरत है। पर कोई तो बात है, जॉब नहीं रही। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। नेहा, एक बात तो बताओ, यहाँ तुम खुश तो हो ना? यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, मन तो खूब लग रहा है। बस एक समस्या है। क्या समस्या है भाई? कोई परेशानी तो नहीं है? हमसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट मिल गया है, तो एक आध रोज में मुझे। इमरोज मियाँ, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम जब चाहो आ सकते हो, कोई तकल्लुफ मत करना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। हुजूर, रफत साहब ने आपको याद किया है। उनसे कहिए मैं अभी आता हूँ। जी हुजूर। आओ इमरोज मियाँ, आओ, बैठो। भाई इमरोज मियाँ, ये लोग आर्काइव से आए हैं। इन लोगों को पता चला कि हमारे पास कुछ पुराने खतूत हैं और सियासी कागजात हैं। ये लोग उन्हें ख़रीदना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं? जी, हम इन चीज़ों को देखना भी चाहेंगे और ख़रीदना भी। ऐसे इसके लिए आपको किसी दिन फुर्सत में आना पड़ेगा। हमारे पास वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और खतूत तो हमारे पास हज़ारों में हैं। जैसे हमारे अब्बा जान को जिन्ना साहब का लिखा हुआ ख़त, गांधी का ख़त, नेहरू का ख़त। एक ख़त तो हमारे पास मलिका एलिज़ाबेथ का भी है। अच्छा, आप आर्काइव वाले ये सब चीज़ें क्या बाकायदा ख़रीदते हैं? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें हम ख़रीदते हैं। जिस तरह म्यूज़ियम वाले ख़रीदते हैं।
हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दरअसल म्यूजियम वाले पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं। वो चीज़ें भी वैसी ही होती हैं जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह। लेकिन हम उतनी कीमत नहीं दे सकते। भाई पैसों की बात नहीं है, दरअसल हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आवाम तक भी पहुंचनी चाहिए। क्यों भाई इमरोज मियाँ? जी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। उसके लिए फिर किसी दिन आप लोगों को और आना पड़ेगा। भाई चीज़ों को इकट्ठा करने में, संभालने में थोड़ा वक्त लगता है, उसके लिए हमें थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। हम फिर किसी रोज आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आइएगा ज़रूर। शुक्रिया जनाब। अच्छा देखो अम्मी, अगर तुम ये समझती हो कि इस घर का खर्च तुम्हारी ये मशीन चला रही है तो तुम गलत समझती हो। लेकिन ये सब कितना दिन चलेगा? तुम्हारे चाल चलन के बारे में तुम क्या मेरा निकाह बढ़वाने की सोच रही हो कि तुम्हें मेरी चाल चलन की इतनी फिक्र हो रही है? अम्मी, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। न जाने इस मुराद मंजिल पे किसकी नजर लग गई। उधर मुमताज बेगम भी लड़ झगड़ के मायके चली गई है। देखो अम्मी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जिस दुनिया में मैंने कदम रखा है वहां से मैं वापस ही नहीं ले सकती, इसलिए मुझे रोकना बेकार है। लेकिन बेटी, हम लोग जीते जी मर जाएंगे। तो अभी कहाँ जिंदा है? आखिर क्या फैसला किया होगा गजाला ने? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा मुझे? क्या मुझे गजाला से पूछना चाहिए? पर न जाने क्यों अब हवेली के लोगों से डर सा लगने लगा है। न जाने क्यों इस हवेली और यहाँ के लोगों को देखकर पुराने जहाज की याद आती है। वो क्या कहा करता था शिप का जर्मन कप्तान? बहुत से परिंदे मौसम बदलने पर जगह बदल लेते हैं और जहाज भी उनका एक सरिया होता है। कहीं गजाला भी तो। अरे, तुम लोग रो क्यों रहे हो? ये, चुप कर, चुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाने वालों को मुलाकात का मौका मिल गया। ये क्या? कोई कहीं जा रहा है? गजाला जा रही है। लेकिन कहाँ? मुंबई। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं रोगी आप। बस तू रो क्यों रही है? चुप चुप कर। बड़े अबू, मैं चलती हूँ। जा बेटा, जा बेटा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। आपका ख्याल रखना, हमारी जरूरत पड़े सच ही कहा है किसी ने, जब जहाज डूबने लगता है तब सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर जाते हैं।